Yes. Now we shall tell you relation between current and drift velocity. We consider a conductor of length L and cross-sectional area A. तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या आ जाएगा? A इंटू L. अब कंडक्टर में मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने मान लिया कि n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n है. इफ n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, हम इसको ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम एन को, या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो अब हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएंगे? टोटल नंबर of free electrons क्या आएगा? n इंटू a इंटू l. इतने फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए. चार्ज ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है? n, यानी एक वन इलेक्ट्रॉन पे e, n पे n a l. अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की डिप्ट वेलोसिटी vd है. vd क्या है? डिप्ट वेलोसिटी. तो टाइम टेकन टू क्रॉस द कंडक्टर बाय इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? L अपॉन V. अब करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, या I इज इक्वल टू चार्ज कितना है? E n a l. टाइम कितना है? L अपॉन वी डी. L इंटू वी डी. L से L कैंसिल, तो I इज इक्वल टू E n a वी डी. ये हमारा रिलेशन आ गया है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और आप क्या देख रहे हो? जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतने ज्यादा करंट आ जाएगा. क्लियर है? हाँ, अब है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ. हमने जो ओम्स लॉ था क्या था कि V इक्वल टू I R, यानी V डायरेक्टली I के. हम ये प्रूव करेंगे किसकी हेल्प से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से. देखिए कैसे. वी कंसिडर कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा दिया है. तो E इक्वल टू क्या आएगा? V अपॉन L. क्लियर है? अब मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की नहीं. तो स्मॉल ई कैपिटल E टू अपॉन M, और Vd इज इक्वल टू स्मॉल ई टू अपॉन M, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम क्या रख देते हैं? V अपॉन L. इक्वेशन फर्स्ट. अभी हमने रिलेशन किया था क्या? I इक्वल टू E n a V d, और
इक्वल टू आई अपॉन ई एन ए। ये सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाता है, ई टो वी एन एल आई अपॉन ई एन ए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या v इक्वल टू देखिए आई, ये m इंटू एल ऊपर जाएगा, m इंटू एल अपॉन e और e स्क्वायर n a और इंटू टू। तो देखो क्या किया, v तो ये रहा, आई ये रहा, ई टो ई स्क्वायर टो, एम ऊपर चले गया, एल ऊपर चले गया, ई स्क्वायर हो गया एन ए। तो अब आप देखिए, फॉर ए गिवन कंडक्टर एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट रहेगी जब तक चेंज नहीं करेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, और नेचर ऑफ द मेटेरियल कंडक्टर, तो फिजिकल कंडीशन सेम रहे तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू भी सेम रहेगी, ए एरिया। तो ये सारा कांस्टेंट है, तो V इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज इक्वल टू एम एल ई स्क्वायर एंड टो इंटू ए। इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये क्या है, ओम्स हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो ये रेजिस्टेंस है आर, ये एल और ए पे डिपेंड कर रहा है, यानी शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एन क्या है, नेचर ऑफ मेटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो नेचर ऑफ मेटेरियल कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, क्यों, हर मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। तो यानी एन यानी नेचर ऑफ मेटेरियल कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, टू फिजिकल कंडीशन, क्यों, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा अबाउट देयर मीन पोजीशन, फिर एटम आयन से क्या होगा, क्विकली जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, तो टो की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यानी ये फिजिकल कंडीशन। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर वन एल और ए क्या कह रहे हैं, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, सेकंड एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, यानी बताया कि हर मेटल में एन की वैल्यू अलग अलग है। तो नेचर ऑफ मेटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मेटेरियल ऑफ कंडक्टर, थर्ड तो क्या कह रहा है, फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशंस। अब ये जो इक्वेशन है R इज इक्वल टू, हम इसको R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो कंपेयर करिए, एल अपॉन ए से एल अपॉन ए कैंसिल, R तो रो की वैल्यू क्या आ जाती है, m अपॉन ई स्क्वायर एंड टू। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी एल ए अपॉन ए तो कैंसिल, शेप और साइज पर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर, नेचर ऑफ मेटेरियल कंडक्टर एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर। तो इस तरीके से हमने ओम्स लॉ का डेरिवेशन कर लिया है। हाँ जी, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल of resistance. It is the reciprocal of resistance, यानी G is equal to 1 upon R।
अब यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस यूनिट क्या थी, ओम, तो इसकी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स यानी 1/, और MHO मोड भी बोल देते हैं और सीमेन भी बोल देते हैं। अब डायमेंशनल फार्मूला, आपको रेजिस्टेंस का बताया था, डायमेंशनल फार्मूला M(L²) T-3 A-2, तो ये क्या हो जाएगा, M-1 L-2 T³ A²। तो ये है आपका कंडक्टेंस। हाँ, अब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या था, कंडक्टेंस। अब ये है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी 1/ρ। और आपका R क्या था, ρL/A या R, रो की जगह लो सिग्मा, L/A या सिग्मा क्या आ गया, L/A इंटू R। ये हमारा फॉर्मूला आ गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब यूनिट क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का, तो यूनिट क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स से क्या लिख दिया, मो मीटर इनवर्स, या सीमेन भी होता है, सीमेन मीटर इनवर्स, या सीमेन पर मीटर, एक ही बात। अब आपका रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, M1 L³ T-3 A-2, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, M-1 L-3 T³ A²। क्लियर है, तो ये था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ, नाउ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, सपोज हमारा ये कोई कंडक्टर है, हमें इस कंडक्टर के इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी निकालनी, तो क्या करेंगे, इसके चारों तरफ यूनिट एरिया लेंगे, उस यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो हो रहा होगा उसको क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी। और साथ में क्या है, करंट सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो है, तो ये जो एरिया है इसके नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा नहीं वो एरिया ही हो, करंट इधर जा रहा है, एरिया ऐसे नहीं ले लें, इधर तिरछा ऐसे ले लें, नहीं, बिल्कुल इसके ये करंट की डायरेक्शन है, तो जो हमारा एरिया इसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये कहा है, द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज the amount of current flowing per unit area. The current density at a point is defined as the amount of current flowing per unit area of the conductor. कहाँ, around that point, वो एरिया कहाँ, उस पॉइंट के चारों तरफ। प्रोवाइडेड क्या था, एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट, यानी J = I/A। अब I की वैल्यू ENA/VD/A से कैंसिल, तो J = क्या आ गया, ENA/VD, करंट डेंसिटी। अब इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, क्या आएगा, एम्पियर A और एरिया L-2, तो ये डायमेंशनल फार्मूला है। अब करंट डेंसिटी J, EN/VD को क्या लिख सकते हैं, E अब कैपिटल E/N, और J = क्या आ जाएगा, E² N
टो अपॉन एम इंटू ई या जे इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, कंडक्टिविटी इंटू ई। तो हमारा ये एक रिलेशन पे आ गया है कि जो करंट डेंसिटी है वो कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ गई है। ओके।